फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अपन देखते हैं लेक्चर नंबर 5 फ्लूइड मैकेनिक्स का। अपनी पहली यूनिट चल रही थी प्रॉपर्टीज, उसमें अपन कुछ प्रॉपर्टीज देख चुके थे। जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जो भी मैंने लिखवाई हुई आपको, शायद ABCD 1 2 3 मुझे ध्यान नहीं है। जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो है सरफेस टेंशन। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप नंबर डाल लेंगे भाई। जो भी विस्कोसिटी, जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी थी ना, वो शायद 5वीं थी या 6ठी थी, मुझे ध्यान नहीं है कंफर्म। इसको मैं 7th डाल देता हूँ, ठीक है ना, आप देख लेना उसमें। तो ये हमारी सरफेस टेंशन। हम देखते हैं भाई सरफेस टेंशन क्या चीज होती है। देखिए, ये मेरा एक पात्र है, कंटेनर, ठीक है। ये एक कंटेनर है। इसको पहले समझेंगे कि सरफेस टेंशन है क्या चीज, क्या चीज है सरफेस टेंशन। देखिए भाई, इसमें मेरे पास तीन मॉलिक्यूल दिखा रखे मैंने। ये A है, ये B है और ये C है। 3 मॉलिक्यूल है। तो देखो होता क्या है, मैं सामने से देख रहा हूं, इसमें यहां तक पानी भरा हुआ है, इस पात्र में यहां तक पानी भरा हुआ है। ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें केवल मैं 3 मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, A, B और C। आपको दिख रहा है A मॉलिक्यूल है, तो A मॉलिक्यूल पर, ये मैंने गोल दिखा रखा है, इस मॉलिक्यूल पर इसके जस्ट साइड वाला जो मॉलिक्यूल है वो उसको इधर तरफ खींच रहा है। क्यों? ड्यू टू कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव का मतलब क्या होता है? आकर्षण, एक दूसरे की तरफ खींचना। तो कोहेसिव फोर्स के कारण ये इस वाले मॉलिक्यूल को खींच रहा है, साइड वाला मॉलिक्यूल। ये फोर्स लग रहा है, मतलब ये जो एरो बना रखा है मैंने। ऐसे इसके इधर वाला मॉलिक्यूल इसको यूं खींच रहा है, इधर वाला मॉलिक्यूल यूं खींच रहा है। क्यों खींच रहा है? आपने देखा होगा, 2 बूंद है पानी की, उनको आप पास लेके आओगे ना, बिल्कुल पास, वो इकट्ठी हो जाएगी, एक बन जाएगी, ड्यू टू कोहेसिव फोर्स। ये नेचुरल फोर्स होता है भाई। प्लस माइनस चीजें हैं तो आपस में क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी, ठीक है ना। किसी पर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो इसके इस मॉलिक्यूल के, ए मॉलिक्यूल के चारों तरफ से कोहेसिव फोर्स लग रहा है, खींचातानी वाला। सब क्या कर रहे हैं? उसको खींचातानी कर रहे हैं। सारे चारों तरफ से इसके ऊपर खींचातानी का फोर्स लग रहा है। तो ये ए मॉलिक्यूल क्या है हमारा? इक्विलिब्रियम के अंदर है, स्टेबल कंडीशन में, कि वो एज इट इज बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। इसके ऊपर चारों तरफ से फोर्स बराबर लग रहा है। देखो, इतना ही फोर्स ऊपर लग रहा है, उतना ही नीचे, इतना इधर इतना इधर, चारों तरफ से बराबर फोर्स लग रहा है। इसलिए इस पर जो नेट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स, वो कितना है? 0 है। नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स कितना है? इस पर 0 है। ऐसे ही अगर मैं बी की बात करता हूं, तो बी पर भी रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा हमारा? 0 होगा। इन दोनों ही मॉलिक्यूल्स पर 0 है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं सरफेस की, देखो मैं इसके सरफेस को दिखा रहा हूं ऊपर से, कि ऊपर से देखने पर कैसा दिखेगा। ऊपर से देखने पर मुझे ये दिख रहा है, इसका ऊपर का व्यू, ठीक है। ऊपर मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं मुझे काफी सारे। ये भाई ऊपर से देखने पर है, ये ध्यान रखना। कभी आप सोचो सर ये क्या चीज है, ये ऊपर से देखने पर है और ये सामने। कंटेनर ऐसे रखा हुआ है, मैं इधर से देख रहा हूं सामने से, तो ये व्यू है। कंटेनर रखा हुआ है, ऊपर से देख रहा हूं तो मुझे मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं काफी सारे, ठीक है। तो ऊपर से देखने पर मैंने देखा, इधर से देख रहा हूं मैं, सी जो मॉलिक्यूल है ये बिल्कुल टॉप पर है, सरफेस पर है। इस सरफेस वाले मॉलिक्यूल पर नीचे की तरफ लग रहा है अट्रैक्टिव फोर्स, ऐसे। इस वाले मॉलिक्यूल के कारण यूं लग रहा है, ऐसे, ठीक है। तो आपको इसमें क्या दिख रहा है, क्या डिफरेंस दिख रहा है इसमें और इसमें? इन दोनों में एक डिफरेंस दिख रहा है कि इन वाले मॉलिक्यूल्स पर तो जो टोटल फोर्स है सभी डायरेक्शन में बराबर लग रहा है, लेकिन इस पर सभी डायरेक्शन में बराबर नहीं लग रहा। अपवर्ड डायरेक्शन में तो लग ही नहीं रहा फोर्स। जब अपवर्ड में फोर्स नहीं लग रहा, देखो अपवर्ड में तो कोई फोर्स ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपर तो एयर है, पानी थोड़ी है। एयर है तो एयर के कारण तो मॉलिक्यूल का कोहेसिव फोर्स लगेगा नहीं, पानी के कारण लगता, केवल इन मॉलिक्यूल्स के कारण लग रहा है। तो इस पर जो नेट फोर्स है वो कैसा होगा? नेट रिजल्टेंट फोर्स लगेगा इसमें नीचे की तरफ। कौन से वाले में? सी मॉलिक्यूल पर। ऐसी सी के साइड में कोई होगा सरफेस पर, उस पर भी नेट रिजल्टेंट फोर्स कहां पर होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये बात क्लियर है कि नहीं, कि भाई इस पर, इन वाले मॉलिक्यूल्स पर सी पर फोर्स कैसे लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन लगेगा, रिजल्टेंट फोर्स डाउनवर्ड। और सरफेस के अलावा जो भी मॉलिक्यूल्स है सब पर क्या रहेगा?
रिजल्टेंट फोर्स जीरो रहेगा क्योंकि चारों तरफ बराबर लग रहा है। तो सरफेस वाले मॉलिक्यूल से सारे के सारे इन सभी मॉलिक्यूल 1 2 3 4 5 6 जितने भी हैं सभी पर जो नेट फोर्स है कैसे लगेगा, नीचे की तरफ। तो कोई भी पानी भरा हुआ है उसके सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उन पर फोर्स नीचे लग रहा है, नीचे लगेगा तो आप खुद सोचो इन सभी सरफेस के मॉलिक्यूल पर नीचे की तरफ यूं फोर्स लगेगा तो ऊपर क्या है, एक टेंशन उत्पन्न हो जाएगी, तनाव उत्पन्न हो जाएगा। तनाव उत्पन्न होगा, वो जो टेंसाइल फोर्स है उसको हम पर यूनिट लेंथ पर मेजर करते हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो फोर्स है, एक तरह से फोर्स ही होता है ये पर यूनिट लेंथ, वो फोर्स है जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स पर टेंसाइल फोर्स उत्पन्न होता है और ये सरफेस पर होता है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो देखो ये यूनिट लेंथ पर मेजर करते हैं अपन। कैसे मेजर करते हैं, इन तीनों मॉलिक्यूल्स पर कितना लग रहा है, ठीक है, इन पर कितना लग रहा है, ये इसको पर यूनिट लेंथ पर मेजर करते हैं। ये मॉलिक्यूल्स हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, तो यूनिट लेंथ पर मेजर करते हैं अपन। जैसे कि हमारी एक धागे के अंदर मैं मोती पिरो देता हूं तो वो मोती साक्षर क्या है, एक धागे के अंदर है, आप उसको यूं करोगे तो इस तरह से हो जाएंगे मोती, ठीक है ना। मतलब क्या है, नीचे की तरफ क्या है, उनके टेंशन है। तो इस तरह से ये जो हमारा फोर्स लगता है इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। इस फोर्स को क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। और इसको अपन कैसे ज्ञात करते हैं, यूनिट लेंथ पर ज्ञात करते हैं। तो इसमें काम की चीज क्या थी, काम की चीज एक थी, आपको पहली बात तो समझ में आया आपको क्या होता है सरफेस टेंशन। ये होता है हमारा सरफेस टेंशन को पर यूनिट लेंथ पर मेजर करते हैं। इस तरह से उत्पन्न होती है टेंशन। आप खुद सोचो ना, देखो एक ये वाला मॉलिक्यूल है, मान लो एक कोने वाला मॉलिक्यूल है, तो कोने वाला मॉलिक्यूल तो बेचारा उसका तो हालत ही अलग हो गई, क्या हो गई उसकी, तो वो तो ऐसा मॉलिक्यूल है, वो तो ये तो हाफ है, ये तो क्वार्टर है, तो क्वार्टर मॉलिक्यूल है तो उस पर कैसे लगेगा, उस पर लगेगा ऐसे फोर्स, ठीक है। ऐसे ही यहां पर जो क्वार्टर मॉलिक्यूल है इस तरह से, उस पर कैसे लगेगा, उस पर लगेगा ऐसे फोर्स। समझ गए भाई। तो देखो इस पूरे सरफेस की बात करूं तो इस पूरे सरफेस पर फोर्स कैसे लग रहा है, बीच में तो डाउनवर्ड और इधर तरफ यूं लग रहा है। तो पूरा पूरा सरफेस जो है हमारा वो ऐसे होने की कोशिश कर रहा है। कैसे होने की कोशिश कर रहा है, ऐसे होने की कोशिश कर रहा है। समझ गए क्यों, क्योंकि बीच वाले मॉलिक्यूल को तो नीचे की तरफ झुका रहे हैं, इधर वाले इसको यूं झुका रहे हैं, तो टोटल फोर्स ऐसे लग रहा है। तो ये क्या टेंशन दिख रही है आपको, इसलिए इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरफेस टेंशन क्यों होती है। पहला ऑप्शन ड्यू टू कोहेसिव फोर्स, दूसरा ऑप्शन अडहेसिव फोर्स, तीसरा ऑप्शन इंटरमॉलिक्यूलर कोहेजन एंड अडहेजन, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, ओनली कोहेसिव फोर्स या फिर इंटरमॉलिक्यूलर कोहेजन। इंटरमॉलिक्यूलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर, मतलब ये जो इंटरनली जो प्रेजेंट है ना मॉलिक्यूल्स, उनके कोहेजन कारण, इसके नीचे भाई इंटरमॉलिक्यूलर तो होगा ना मॉलिक्यूल के अंदर, तो इंटरमॉलिक्यूलर कोहेजन के कारण सरफेस टेंशन होता है। तो सरफेस टेंशन के लिए केवल एक ही फोर्स अपना जो होता है वो यूजफुल होता है। कौन सा होता है, वो होता है इंटरमॉलिक्यूलर कोहेजन, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कैपिलैरिटी, उसके अंदर हमारा दूसरा होता है, वो मैं आपको कैपिलैरिटी के नेक्स्ट जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलो या फिर लास्ट प्रॉपर्टी बोलो कैपिलैरिटी है, वहां पर मैं आपको डिफाइन करूंगा कि कैपिलैरिटी किन किन चीजों के कारण होता है। तो इन दोनों से ये मेजर क्वेश्चन बनता है जो बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा आता है वो क्वेश्चन सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होती है। तो मैंने आपको बोला कि ये वो फोर्स होता है जिसको यूनिट लेंथ पर अपन मेजर करते हैं। तो सरफेस टेंशन की यूनिट क्या हो गई, सरफेस टेंशन को सिग्मा से डिनोट करते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स की होती है न्यूटन, लेंथ की होती है मीटर। तो ये होती है इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर। यहां से हम इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं, डायमेंशन एम, एल और टी की टर्म में, ठीक है। अब बात आती है कि इसके इफेक्ट क्या होते हैं, सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो आपने देखा होगा मच्छर जो होता है ना, मच्छर, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं इसके मेन इफेक्ट। कोई भी चीज, कोई भी लिक्विड, कोई भी ड्रॉपलेट, कोई भी बूंद जो गोल हो जाती है ना, अपने आप गोल हो जाती है, वो किसके कारण होती है, वो गोल होती है सरफेस टेंशन के कारण। जैसे कि मान लीजिए पानी है, पानी आपने यूं फैला दिया, ठीक है, या फिर दूध है तो टंकी पे से नीचे गिरता है जब हमारे पास मिल्क मेड आता है दूध देने के लिए, या आपने पानी की बूंदें तो देखी होंगी, तो पानी आपने क्या यूं ही फैला दिया, लेकिन पानी की बूंद अपने आप गोल हो जाती है। क्यों गोल हो गई, ये सरफेस है मेरा, इस पर आपने पानी फैला दिया, पानी यूं फैला हुआ था, लेकिन ये पानी कैसा हो गया, ये यूं गोल हो गया। ऐसा पानी फैलता है उस, मतलब थोड़ा सा पानी है, बूंद भाई ज्यादा पानी की तो बनती नहीं है, तो ये गोल क्यों हो गया। सोचने की बात है, क्योंकि इसके जो सरफेस है, इस सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स है वो अंदर की तरफ घुसना चाह रहे हैं। मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो ऐसे था, मान लीजिए ये इतना पानी था, अब ये सरफेस के मॉलिक्यूल क्या है, अंदर की तरफ यू फोर्स लग रहा है इन पे,
क्योंकि इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल उसको खींच रहे हैं। जब अंदर की तरफ लगेगा, चारों तरफ से यूं लगेगा, तो क्या हो जाएगा, ये सिकुड़ता चला जाएगा, सिकुड़ता चला जाएगा, और ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, फिर ये यूं हो जाएगा, गोल बन जाएगा। इसलिए इसकी बूंद क्या है, गोल बन। अब जैसे ही, अब देखो भाई, अगर वो जमीन पर है ना तो कंप्लीटली गोल नहीं बन पाएगी, ऐसे बनेगी। ये गोल थोड़ी है, ये बताओ, ये आकृति गोल थोड़ी होती है, गोल तो ये होता है, ये नीचे से फ्लैट है। तो गोल कब, जब मान लीजिए जैसे ही टैप जो होता है हमारा नल, उसमें से पानी गिर रहा है, बूंद बूंद करके गिर रहा है, तो उसमें एक बूंद नीचे गिरी, जब तक टैप पर चिपकी हुई है तब तक तो वो उसकी शेप अलग है। कैसी शेप है उसकी शेप ऐसी है, ठीक है। जैसे ही टैप से निकलेगी और एयर के कांटेक्ट में आ गई, तो उस दौरान ये टैप है, ये हमारी जमीन है, तो टैप से जमीन के बीच में जो है टैप है, टैप पर है इसकी बूंद, तब तक तो ऐसी शेप है, जमीन पर है तो ऐसी शेप हो जाएगी। टैप और जमीन के बीच में इसकी शेप कैसी हो जाएगी, बिल्कुल गोल। क्यों, क्योंकि ये एयर के कांटेक्ट में आ गई है, और एयर के कांटेक्ट में आते इसके चारों तरफ कुछ भी नहीं है, तो सारे सारे मॉलिक्यूल इसके अंदर वाले इसको यूं खींचेंगे चारों तरफ से, अंदर की तरफ खींचेंगे, तो पूरे ही सरफेस पे टेंशन आ जाएगी, तो पूरा सरफेस कर्व हो जाएगा, गोलाकार, और वो कैसे हो जाएगी, उसकी शेप बिल्कुल गोलाकार हो जाएगी। तो ड्रॉपलेट का बनना, ड्रॉपलेट मतलब बूंदों का बनना। क्यों बनती हैं बूंदें बनती हैं सरफेस टेंशन के कारण। और सरफेस टेंशन क्यों होता है, कोहेसिव फोर्स के कारण। और इसको अगर आप पूरा डिफाइन करोगे तो इंटरमॉलिक्यूलर कोहेजन के कारण, ठीक है ना। और बात बताता हूं आपको, हमारे जो जेट बनता है पानी का अपने बुलबुले बनते हैं, बबल्स, तो बबल्स किसके कारण बनता है, बबल्स भी हमारा किसके कारण बनता है, सरफेस टेंशन के कारण बनता है। बबल्स जो बुलबुले बनते हैं उसमें भी तो गोल बन जाता है वो अपने आप, वो होता है ना अपने खेलने खिलौना यूं करके फिर फूंक मारते हैं वो, फिर गोल जब यहाँ पर छूटता है तब तक तो उसकी शेप ऐसी रहती है, जैसे ही यहाँ से निकल जाता है तो वो गोल बन जाता है अपने आप। गोल क्यों बन जाता है, इसी कारण, क्योंकि उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर कोहेजन हो रहा है, उसकी शेप कैसी हो जाती है, गोलाकार। और जो हमारा टैप में से धार निकलती है पानी की, बिल्कुल सीधी निकलती है, मतलब उसके चारों तरफ क्या है, सिलिंड्रिकल शेप होती है उसकी, जैसे ये दिख रहा है आप, ऐसी शेप होती है। अब देखो पानी लगातार निकल रहा है, अगर पानी लगातार नहीं निकलता तो फिर ये गोल हो जाती, यूं बूंद की तरह, जैसे बूंद गिरती है। जब पानी लगातार गिर रहा है तो इसकी शेप देखो यूं, रेक्टेंगल क्यों नहीं है, ये गोल ही क्यों है, क्योंकि पानी जैसे ही निकला इसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, तो ये सरफेस कौन सा हो गया, अब ये हो गया सरफेस, ये। तो इस सरफेस से यूं घुसने, फोर्स कैसे लग रहा है, अंदर की तरफ ऐसे लग रहा है, तो ये यूं खींचने की कोशिश कर रहा है, इस तरह से खींचने की कोशिश करेगा तो शेप कैसी होगी इसकी, यूं कर्व्ड हो गई। यूं कर्व्ड का मतलब सरफेस टेंशन, ये इसकी इस तरह से शेप इसकी हो जाएगी। तो जो अपना जेट मतलब धार, जो जेट बनती है पानी की, वो भी किसके कारण बनती है, हमारे सरफेस टेंशन के कारण। तो तीन चीज तो होगी, अपने बबल फॉर्मेशन, ड्रॉपलेट फॉर्मेशन, जेट फॉर्मेशन, तीनों का बनना किसके कारण होता है, हमारे सरफेस टेंशन के कारण। एक है हमारा कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी का मतलब होता है किसी भी चीज में लिक्विड का ऊपर चढ़ जाना ऑटोमेटिकली, उसे बोलते हैं कैपिलैरिटी। वो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा, लेकिन आप से पूछा जाए कैपिलैरिटी किसका इफेक्ट है, तो सरफेस टेंशन का। तो सरफेस कैपिलैरिटी हो गया। और देखो मच्छर जो है, मच्छर पानी के ऊपर आपने बैठे देखे होंगे, सीवेज जो होता है उसके ऊपर मच्छर बैठे, मच्छर तैर रहे हैं आराम से। क्यों तैर पाते हैं, वो इसलिए तैर पाते हैं क्योंकि सरफेस तो ऐसी होगी टेंशन, सरफेस पर क्या है, सरफेस टेंशन है। इस तरह से सरफेस टेंशन है तो उसके ऊपर एक हल्का सा अगर अपन डाउनवर्ड वेट लगा भी दें तो ये आराम से इसको झेल सकता है। क्यों, अब देखो आप मैं तो ये कहना चाह रहा हूं, मेरे पास कोई सरिया है, उसको मैंने ऐसे कट कर दिया, आर्च बना दिया, आप उसके ऊपर खड़े हो गए हो तो ये ज्यादा फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक फ्लैट था और आप खड़े हो गए तो ये क्या है, नीचे की तरफ डिफ्लेक्टेड हो गया, मतलब ये फेल हो गया। लेकिन अगर वो इसकी शेप ऐसे है तो वो बहुत फोर्स लगाने पर फ्लैट हो जाएगा, तब तक वो फेल नहीं हुआ है। फेल कब होगा, जब वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो देखो इस पर मच्छर आराम से तैर सकते हैं। मच्छर क्यों तैर रहे हैं, क्योंकि उसके सरफेस पर क्या है, सरफेस टेंशन है, इसलिए मच्छर तैर रहे हैं। सेम कॉन्सेप्ट होता है हमारे निडल का। निडल मतलब सुई को पानी के ऊपर, लिक्विड के ऊपर आप इस तरह से प्लेस करें। कैसे प्लेस करें, मान लो ये मॉलिक्यूल, अब हमको दिखते नहीं मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल है, सरफेस टेंशन क्या लग रही है, इन मॉलिक्यूल के लोग ऐसे लग रही है, इन मॉलिक्यूल के लोग ऐसे लग रही है पर यूनिट लेंथ, इनके लोग ऐसे लग रही है। और किस्मत से हमने सुई को भी ऐसे रख दिया एज इट इज, यूं का यूं। तो अब वो जो सुई है ना, वो सुई क्या है, इस लाइन के ऊपर यूं प्लेस हो चुकी है, ठीक है। तो सुई आपकी आराम से रुक जाएगी पानी के ऊपर, और अपन सोचेंगे ये तो जादू हो गया। भाई वो जादू नहीं, साइंस है।
इस लाइन के ऊपर, सरफेस टेंशन के ऊपर आपने यूं वेट रख दिया एज इट इज। अब अगर आप सुई को ऐसे रख दो, यहां रख दो बीच में, तो डूबेगी। आपने यूं रख दिया, डूबेगी। आपने किसी लाइन पर प्लेस कर दिया तो फिर वो नहीं डूबेगी। आपको बहुत बार करना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि मॉलिक्यूल तो दिखते नहीं हमको। तो सुई का पानी पर तैरना, मच्छर का पानी पर तैरना, ये सारे किसके इफेक्ट है? हमारे सरफेस टेंशन के इफेक्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम देखते हैं। अब मैं आपको लिखूंगा वन बाय वन, बिल्कुल तरीके से जैसे मैं आपको लिखूंगा, आपको वैसे ही नोट्स बनाने हैं। तो सरफेस टेंशन के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया आपको, इसमें कुछ भी अपना बाकी नहीं है। अब सरफेस टेंशन, अब अपन लिखते हैं लिक्विड के सरफेस पर इंटर मॉलिक्यूलर कोहेजन के कारण टेंसाइल फोर्स उत्पन्न होता है। इसे यूनिट लेंथ पर कैलकुलेट करते हैं। इस फोर्स को सरफेस टेंशन कहा जाता है। ठीक है भाई, ये होता है हमारा सरफेस टेंशन। अब मैं आपको एक बार सरफेस टेंशन का, अब आप ये दो डायग्राम बना लेंगे। ये तो है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल बी है, ये मॉलिक्यूल ए है। पानी भरा हुआ है ये कंप्लीट। इसमें देखो ऐसे लग रहा है फोर्स, इस पर लग रहा है। तो मैं इस पे लिखता हूं, और दूसरा देखो इसका क्रॉस सेक्शन दिखाता हूं। ये है इसका क्रॉस सेक्शन, मतलब ऊपर से देखने पर तो सरफेस टेंशन क्या है? मॉलिक्यूल्स के अलोंग, ऐसे ऐसे पर यूनिट लेंथ पर ये इस तरह से उत्पन्न होती है हमारी। ठीक है, तो ए पर मैं, ये तो हमारा क्या है? टॉप व्यू ऑफ सरफेस। फ्रंट व्यू। ए पर रिजल्टेंट फोर्स बराबर 0। इस पर रिजल्टेंट फोर्स इज डाउनवर्ड, नीचे की तरफ लग रहा है। मैं लिखता हूं भाई, पात्र में ए मॉलिक्यूल पर चारों तरफ से सभी मॉलिक्यूल द्वारा
इक्वल कोहेसिव फोर्स लगता है। इसलिए इस मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स 0 होता है, जबकि मॉलिक्यूल बी पर केवल नीचे व साइड के नीचे व साइड के मॉलिक्यूल द्वारा कोहेसिव फोर्स लगता है। इस पर ऊपर किसी प्रकार का फोर्स नहीं लगता, जिसकी वजह से इस मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। इसी प्रकार सरफेस पर मौजूद सभी मॉलिक्यूल पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जिसकी वजह से सरफेस पर टेंशन उत्पन्न होती है। सरफेस पर क्या है? टेंशन उत्पन्न होती है। इसके बाद में भाई मैं ऊपर लिख देता हूं मिटा करके, मैं इसे मिटाता हूं। सरफेस पर टेंशन उत्पन्न होती है, सरफेस पर टेंशन उत्पन्न होती है, इसे सरफेस टेंशन कहते हैं। इस फोर्स को मॉलिक्यूल्स के अलोंग यूनिट लेंथ पर ज्ञात करते हैं। तो भाई देखो, ये होता है हमारा सिग्मा सरफेस टेंशन। क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ।
सरफेस टेंशन सिग्मा से डिनोट करते हैं, एफ अपॉन एल। एफ क्या होती है, न्यूटन, लेंथ मीटर। अब बात करते हैं अगर अपन, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसकी यूनिट की। तो यूनिट अपनी एसआई यूनिट वो क्या होती है, न्यूटन पर मीटर। एम के एस क्या हो जाएगी, न्यूटन का क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये मीटर पहले से लग रहा है। तो भैया मीटर से मीटर कैंसिल, क्या हो गई, किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस की बात करें तो भैया किलोग्राम का हो जाएगा ग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से हम लिख सकते हैं इसकी डायमेंशन क्या होती है, मास 1, लेंथ है क्या, नहीं है, टाइम -2। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डायमेंशन। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से एग्जाम से पूछी गई है कि सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होती है। तो देखो पहला क्या होता है, m1 L-1 T0। तो सब सोचते हैं यार मास पर यूनिट न्यूटन, फोर्स पर यूनिट लेंथ न्यूटन पर मीटर, m1। कुछ जगह होता है ये F1 फोर्स L-1 T0। यार फोर्स पर यूनिट मतलब ये होती है, अरे F तो आती नहीं है कभी, ये तो हो ही नहीं सकती। आपको कभी भी यूनिट में चेंज करना है तो आपको एम के एस पद्धति में लेकर के आना ही पड़ेगा। ये डायमेंशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना इस पर। अब मैं लिखता हूँ इसमें इसके इफेक्ट क्या हैं, सरफेस टेंशन के इफेक्ट्स क्या क्या हैं, इसी में लिख देता हूँ मैं। देखो कैपिलैरिटी किसके कारण होता है, सरफेस टेंशन। क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक वही है अपना, कैपिलैरिटी सरफेस टेंशन के कारण होता है। और बूंदों का बनना मतलब ड्रॉपलेट फॉर्मेशन, जो हिंदी में लिखना चाहे हिंदी में लिख लो, बूंदों का बनना ड्रॉपलेट फॉर्मेशन। और बबल बुलबुलों का बनना बबल फॉर्मेशन। और जेट फॉर्मेशन। और मच्छर का लिक्विड की सतह पर तैरना, मच्छर का लिक्विड की सतह पर तैरना। और क्या है, एक रह गया, निडल मतलब सुई का लिक्विड सरफेस पर ये सारे क्या है इसके इफेक्ट हो गए। तो आप ये इफेक्ट लिख लो। अब अपन लिखते हैं कि जो हमारा बबल बनता है, मान लो जो हमारा ड्रॉपलेट बनी, तो ड्रॉप बनी है कैसे बनी, सरफेस टेंशन के कारण, बाहर से यूं अंदर। तो उसके अंदर कितना प्रेशर है, प्रेशर इंटेंसिटी कितनी है, उस प्रेशर इंटेंसिटी को हम सरफेस टेंशन की सहायता से कैसे ज्ञात करें। जो हमारा बुलबुला बन रहा है, बबल बन रहा है, बबल के अंदर अंदर भी तो प्रेशर होगा, उस बुलबुले के अंदर कुछ ना कुछ तो प्रेशर होगा, तभी तो वो बुलबुला मेंटेन हुआ पड़ा है, बना हुआ है। तो बुलबुले के अंदर प्रेशर कितना होगा, ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण कितना होगा, उसको कैसे ज्ञात करें। जो हमारी जेट बनती है, धार बनती है नल की, उस धार के अंदर कितना प्रेशर होगा, उसको अपन कैसे ज्ञात करें। तो अपन प्रेशर इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे किसकी सहायता से, सरफेस टेंशन की सहायता से। आपके सिंगल लाइन का क्वेश्चन आता है कि जेट के अंदर प्रेशर इंटेंसिटी कितनी होती है, 2 सिग्मा अपॉन आर, सिग्मा अपॉन आर, 2 सिग्मा अपॉन डी, सिग्मा अपॉन डी, बस ऐसे ऑप्शन आएंगे। तो कैसे कैलकुलेट होती है मैं आपको बता देता हूं, आपको तो बस डायरेक्टली ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। तो अपना ये सरफेस टेंशन टॉपिक ही चल रहा है, उसी में बताता हूं आपको। इसको उतार लेंगे, सबको मैं मिटा। एक समझ में आ जाएगी आपको, फिर तो सारी एचटी समझ में आ जाएंगी आपको, फिर उनमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं किसकी। तो अपन हेडिंग डालेंगे
कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर इंटेंसिटी बाय सरफेस टेंशन। सबसे पहले किसकी देखें अपन, जेट की। जेट, जेट का मतलब क्या होता है, धार। तो देखो भाई किस तरह से कैलकुलेट करेंगे अपन, इमेजिन करना है बस आपको, क्योंकि बिना इमेजिनेशन के आप इसको कर नहीं पाओगे। आप किस तरह से याद करोगे मैं आपको बताता हूं। देखो प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड जेट, ये हमारा जेट है। ये तो मैंने सिंपल जेट दिखा रखा है, ये है जेट। ऊपर से भाई टैप से पानी निकला, ऐसे तो निकलेगा बिल्कुल, जैसे मार्कर दिख रहा है आपको सिलिंड्रिकल। तो ये जेट हमारा सिलिंड्रिकल है, ये जेट। इसके अंदर कितना प्रेशर कैसे ज्ञात करूं, मैं इसको क्या करता हूं, ऊपर से आधा आधा काट देता हूं। देखो अगर मैं इसको, ये देखो ऐसे दिखने पे आपको कैसा दिख रहा है मार्कर, गोल। आप इसको तसल्ली समझ लो, अगले दोनों एज इट इज समझ में आ जाएंगे। तो ये मेरा मार्कर ऐसे था, मुझे इसके अंदर जो प्रेशर है वो ज्ञात करना है कितना है। तो इस मार्कर को मैं ऐसे दिखाऊंगा आपको, तो गोल ही तो दिखेगा। अब मैं इसको गोल को आधा मतलब यहां से काट रहा हूं, यहां से काट रहा हूं। देखो यहां से काट दूंगा यूं लंबा, समझ रहे हो। तो आपको कैसा दिखेगा मार्कर, आप समझ पा रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो कैसा दिखेगा मार्कर मुझको। ये ऐसे दिखेगा आधा, ये मेरा आधा मार्कर है। ठीक, मैंने क्या किया, ये मार्कर था मतलब जेट था, इस जेट को मैंने आधा काट दिया यूं। ठीक है, आधा आप इसको यूं काट दोगे, जैसे हमारा गन्ना नहीं होता, गन्ना गन्ने में यूं मारते हैं चोट तो बिल्कुल बीच में से फट जाता है। जो आपको आधा दिख रहा है गन्ना, वो आधा ये है। अब आधा मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे को प्रेशर इसके अंदर का ही तो चाहिए था, अंदर का प्रेशर ज्ञात करना है। तो अंदर का जो प्रेशर है वो किस तरह से लगेगा, इंटरनल प्रेशर। देखो अब इस चीज को देखो आप गौर से, ये जो है मेरा बाहर से जो प्रेशर लग रहा है वो मेरा है ये ग्रीन पेन। इसका सरफेस कौन सा है, अगर मैं इसको काट दूंगा तो गन्ने को आप इमेजिन करो, गन्ने के अंदर के पार्टिकल जो अपन खाते हैं, जो अपन चूसते हैं, और बाहर उसका क्या है, छिलका, कवर, गन्ने का कवर। तो मैं केवल ये पूछ रहा हूं, जब आपने गन्ने को आधा काट दिया तो आप उसका हाफ फेस देख रहे हो, तो बीच में देखो इस तरह से काटा है ना आपने गन्ने को, तो मैं केवल फ्रंट से देख रहा हूं, फ्रंट से तो आपको गन्ने का रेक्टेंगल दिखेगा। रेक्टेंगल में ये जो किनारी है और ये जो किनारी है, ये तो है गन्ने का छिलका मतलब कवर, और बीच की चीज अपने काम की जिसको अपन खाते हैं, यही तो बात है। तो इसकी जो किनारी, अब जेट की बात करते हैं, तो जेट की बात करें तो ये क्या है, इसका सरफेस, सरफेस कटा है वही तो है, सरफेस का हिस्सा है। तो सरफेस का हिस्सा है मतलब उस पर तो लग रहा है क्या, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन कैसे लगेगी, पूरे पूरे सरफेस यूं है, पूरा पूरा सरफेस ऐसे है, सरफेस टेंशन कैसे लगेगी, ये मॉलिक्यूल ऐसे खींच रहे एक दूसरे को, ऐसे खींच रहे एक दूसरे को। तो अगर आप इसको जब काट दोगे आधा, तो क्या है, ये बाहर की तरफ निकलता, देखो ये बाहर। तो इस पर क्या है, मेरा गन्ने का जो सरफेस है बाहर का, उस पर तो सरफेस टेंशन लग रही है, मतलब सिग्मा लग रहा है, ये बाहर की तरफ ऐसे, केवल सरफेस पर है ये सरफेस पर है। मैं इसको ग्रीन पेन से दिखा रहा हूं, ये केवल सरफेस पर है, पूरे पूरे सरफेस पर ऐसे। ठीक है भाई, ये क्या है, सिग्मा 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 सिग्मा, ये पूरा पूरा ग्रीन पेन से क्या है भाई, सिग्मा। ये केवल कहां पर है, ध्यान रहे, केवल गन्ने के छिलके जो आपको हाफ पर दिख रहा है, तो सरफेस पर यूं लग रहा है, यूं, समझ गए। और जो बाकी का बीच का पार्ट जो अपन लेते हैं उस पर क्या है, प्रेशर लग रहा है अंदर की तरफ ऐसे। तो उस प्रेशर को मैं कैसे दिखाऊंगा, उसमें ब्लू पेन से दिखाता हूं। तो प्रेशर तो भैया यहां लग रहा है, यहां प्रेशर लग रहा है अंदर की तरफ। तो अब आप इमेजिन कर पाए कि नहीं, पहली बात तो बताओ भाई। देखो गन्ने का जो अगर पूरा मैं देखूं ना, सरफेस ऊपर से देख रहा हूं गोल गोल, उस पर यूं कंडीशन हो रही है सरफेस टेंशन, क्योंकि वो पूरा पूरा ऐसे गोल है, सिलिंड्रिकल। उसको मैंने हाफ काट दिया, तो ये जो सरफेस दिख रहा है उस पर तो सरफेस टेंशन सिग्मा ऐसे बाहर की तरफ लग रही है।
ठीक, पूरे सरफेस पर लग रही है। सिग्मा क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो ये पूरी लेंथ है, उस पर फोर्स लग रहा है, तो वही तो सिग्मा है हमारा। ठीक है ना, इसकी लेंथ लिख देता हूं मैं, यहां से यहां तक की जो है एल है लेंथ, और इसका डायामीटर कितना है जेट का, वो है 2r। 2r मतलब इसका रेडियस कितनी है, रेडियस है r, तो ये यहां से यहां तक हो गया मेरा 2r। भाई रेडियस है r, तो ये कितना हो गया इसका डायमीटर, तो डायमीटर तो होगा, कट गया है वो बात अलग है। तो सरफेस ये हो चुका है हमारा, उस पर सिग्मा लग रहा है, बीच का जो पार्ट है उस पर अंदर की तरफ लग रहा है, तो फोर्स को बैलेंस करना है बस, इंटरनल फोर्स बराबर एक्सटर्नल फोर्स, इतना सा काम करना है आपको। तो इंटरनल फोर्स कौन सा है हमारा, ये जो लग रहा है ब्लू पेन से, ये हमारा इंटरनल फोर्स P, यही तो ज्ञात करना है, प्रेशर इंटेंसिटी। और एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है हमारा, वो है हमारा ये लग रहा है, जो हमारा प्रेशर लग रहा है। ठीक है ना, तो इन दोनों को मैं बराबर करूंगा, इनसाइड प्रेशर और आउटसाइड प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर, इन दोनों को अपन बराबर कर देंगे, क्योंकि वो सरफेस क्या अपना बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है, इसलिए दोनों को बराबर करते ही मेरा P की वैल्यू आ जाएगी। ये P ही तो ज्ञात करना है कि इंटरनल प्रेशर कितना होता है, तो अपन इंटरनल फोर्स बराबर एक्सटर्नल फोर्स करेंगे बस। तो आपको दिख रहा है P तो कहां पर लग रहा है, P किस सरफेस पर लग रहा है, P जो लग रहा है वो लग रहा है, सामने से देखे तो इस पर लग रहा है P, यूं अंदर की तरफ, जिसकी लेंथ तो है L, और ये कितनी है, विड्थ है इसकी 2r। तो P कितने एरिया पर लग रहा है, P लग रहा है भैया, इसका एरिया निकालो रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू में विड्थ कितनी है 2r, P तो इतने पर लग रहा है L इंटू 2r पर। और सिग्मा कितने पर लग रहा है बताओ, सिग्मा लग रहा है केवल इस लाइन पर और इस लाइन पर, ये लाइन कितनी है L, और ये लाइन कितनी है L, मतलब 2L पर लग रहा है कितना हमारा सिग्मा। तो सिग्मा जो लग रहा है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो सिग्मा हमारा लग रहा है केवल लेंथ, कितनी लेंथ पर लग रहा है ये L और L 2L पर लग रहा है, 2L पर तो लग रहा है सिग्मा, इतने लेंथ पर लग रहा है, और ये लग रहा है इस एरिया पर, इन दोनों को बराबर कर देते हैं, P की वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो मैंने कुछ नहीं किया, बस ये इमेजिन करना था आपको कि प्रेशर तो किधर तरफ लग रहा है, सिग्मा किधर तरफ लग रहा है, क्योंकि बाकी के जो दो है ना आगे के डेरिवेशंस वो भी ऐसे ही है। तो मैं लिख देता हूं इंटरनल फोर्स बराबर एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, इंटरनल फोर्स बराबर एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्स क्या हमारा, प्रेशर इंटेंसिटी इनटू में क्रॉस सेक्शन एरिया बराबर, और एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है ये, सरफेस टेंशन। भाई सरफेस टेंशन से आपको फोर्स निकालना है, कैसे निकालोगे, हम जानते हैं फोर्स अपॉन लेंथ होता है, तो सरफेस टेंशन से फोर्स निकालना है, तो फोर्स क्या हो गया, फोर्स बराबर सरफेस टेंशन इनटू में लेंथ। इसलिए मैं क्या लिखूंगा, एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है, एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है, सरफेस टेंशन इनटू में सरफेस टेंशन। आप पूरा लिखना है एक लाइन में, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं इतनी, इनटू में लेंथ। तो ये मैं पूरा आपको बाइफरकेट करके तसल्ली से लिख रहा हूं। तो प्रेशर इंटेंसिटी स्मॉल p, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है बताओ भाई, 2r इंटू में L, 2r इंटू में L, सरफेस टेंशन सिग्मा, लेंथ कितनी लिखूं, 2L लिखूंगा मैं। तो 2L क्यों लिखूंगा, क्योंकि सरफेस टेंशन एक तो इस लेंथ पर है, एक इस लेंथ पर है, तो कर दो भाई, 2 से 2 कैंसिल, L से L कैंसिल, तो P बराबर सिग्मा अपॉन R आ गया, ये आ गई हमारी। तो आपको ध्यान रखना है सिग्मा अपॉन R, अगर डायमीटर की टर्म में बोलता है तो R क्या होता है, रेडियस जो होती है हमारी, रेडियस होती है डायमीटर का हाफ। तो आप d/2 करोगे तो P बराबर क्या हो गया, 2 सिग्मा अपॉन d, एक ही बात है दोनों, डायमीटर टर्म में तो ये है और रेडियस टर्म में ये। हमेशा ध्यान रहे, कभी भी दो चीजें आपको याद नहीं करनी है पूरे सिविल इंजीनियरिंग में, केवल एक ही चीज याद रखो, दूसरे का ये ध्यान रखो कि दूसरा कैसे आएगा। अगर दो याद रखोगे ना, हम 100% आपको कंफ्यूजन होगी और वहां पर गलत करोगे। आपको वहां पर ध्यान आएगा वो 2 सिग्मा अपॉन R था शायद, और वो था सिग्मा अपॉन D था। नहीं भाई, ये सिग्मा अपॉन R है, वो 2 सिग्मा अपॉन D है। इसलिए मैं आपको राय दूंगा हमेशा एक ही याद करेंगे, मैंने बताया है कि इस तरह से आता है, आपको लिखना नहीं है वो।
एक चीज, एक छोटी सी चीज मैं भूल गया, इससे पहले ना 3 नोट आएंगे हमारे सरफेस टेंशन के, जो हमने लिखा था ना इफेक्ट, उसके बाद में 3 नोट आएंगे, तो उसके लिए आप थोड़ी सी जगह छोड़ देना, वो मैं ये टॉपिक पढ़ाने के बाद में आपको लिखवा दूंगा, तो उन नोट को आप इससे ऊपर ही लिखेंगे, इस टॉपिक से ऊपर लिखेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, 3-4 लाइन का बस। तो मैं, ये तो हो गया हमारा। तो इस तरह से हमारे प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड जेट, जेट के अंदर प्रेशर इंटेंसिटी कितनी होती है, P बराबर सिग्मा अपॉन R होती है। अब B बताता हूं मैं आपको, मैं इसे मिटा रहा हूं भाई, 4-5 लाइन छोड़ के इसको पूरे को उतार देंगे। अब B बताते हैं, प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट के अंदर कितनी होगी, उसको भी ऐसे याद करेंगे। अब मेरे को यहाँ पे क्या बनाना होगा, यहाँ पर मुझे बनानी होगी एक ड्रॉपलेट। तो ड्रॉपलेट भैया होती है हमारी गोल, तो मैं डायरेक्टली बनाऊंगा यहाँ पे, ये हमारी ड्रॉपलेट है। अगर मैं इस ड्रॉपलेट को, गोल है बॉल की तरह, बॉल को आप आधा काट दो तो आपको क्या दिख रहा है, बॉल को, अपने जो स्टम्पर की बॉल होती है उसको आप काट देते हो, बीच में तो आपको खाली दिखता है और एक आपको किनारा दिखता है पूरा पूरा, ठीक है, पूरा पूरा आपको किनारा दिखा। तो ये बॉल मेरी आधी कटी हुई है, तो जो खाली है उस खाली पोर्शन पर तो अंदर की तरफ क्या लगेगा हमारा, उस खाली पोर्शन पर अंदर की तरफ तो लग रहा है हमारा कौन सा, प्रेशर इंटेंसिटी, ये लग रही है ऐसे P, और जो बाकी जो हमारी पूरी पूरी किनारा है उस पर लगेगा क्या, सिग्मा लगेगा बाहर की तरफ। तो सिग्मा तो लगता है बाहर की तरफ, ये देखो बाहर लग रहा है, ये तो हमारा सिग्मा, ठीक है, और अंदर की तरफ लगेगा हमारा P, और इसका जो टोटल डायमीटर D है, रेडियस बोली जाए तो 2r इसका डायमीटर हो गया हमारा, ठीक है ना। तो ये किसका है, ये है हमारे आधा कटी हुई जो हमारी ड्रॉपलेट है, ये ड्रॉपलेट का है। ड्रॉपलेट हमारी आधी कटी हुई है, तो उसका जो आपको सरफेस दिख रहा है अंदर का, आपको बबल वाला भी ऐसे बताऊंगा मैं आपको, तो उसके अंदर की तरफ तो इनसाइड प्रेशर आप ऐसे इमेजिन करो बॉल को, बिल्कुल ऐसे, जो आधी कटी हुई है ना वो ऐसे इमेजिन करो, यूं है आपके सामने, तो उसका जो किनारा है उस पर तो बाहर की तरफ क्या लग रहा है, सरफेस टेंशन लग रही है ऐसे, और उसके सेंटर पर अंदर की तरफ लग रहा है प्रेशर। तो क्या करूंगा यहाँ पर भी, इंटरनल प्रेशर बराबर एक्सटर्नल प्रेशर, बस आपका यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो जाएगा। इंटरनल प्रेशर क्या है, P, ठीक है। अब एरिया क्या है, कितने एरिया पर लग रहा है P, पूरा जो अपना, अब आपको सर्किल दिख रहा है गोल गोल, देखो, तो रेडियस R है तो उसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, एरिया होगा मेरा पाई आर स्क्वायर। सरफेस टेंशन की बात करूं अगर मैं, सिग्मा, सिग्मा किस पर लग रहा है, इस गोल गोल पूरी पूरी लाइन पर लग रहा है, इस लाइन पर, ये गोल गोल लाइन कौन सी है हमारी, ये है उसकी पेरीमीटर। तो सिग्मा किस पर लग रहा है, सिग्मा लग रहा है मेरा 2 पाई आर पर लग रहा है, यही तो बात है, सिग्मा लग रहा है 2 पाई आर पर और वो लग रहा है पाई आर स्क्वायर पर। तो पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो इधर तो रह गया हमारा 2 सिग्मा अपॉन में आर, आ गया भाई 2 सिग्मा अपॉन आर। डायमीटर की टर्म में बात करें तो आर बराबर डी बाई 2 पर तो 4 सिग्मा अपॉन डी, तो चाहे P बराबर 2 सिग्मा अपॉन आर बोलो, 4 सिग्मा अपॉन डी, एक ही बात होती है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि जो पानी की ड्रॉपलेट होती है उसका इनसाइड प्रेशर कितना होता है, तो ऑप्शन मिलेंगे आपको सिग्मा अपॉन आर, 2 सिग्मा अपॉन आर, 4 सिग्मा अपॉन आर, 4 सिग्मा 2 सिग्मा अपॉन डी, तो क्या आंसर आएगा हमारा 2 सिग्मा अपॉन आर। इस तरह से आपको करना है। तो ये अपना हो गया ड्रॉपलेट का, इसे मिटाता हूं। ऐसे ही मैं आपको बता दूंगा किसका, ऐसे ही मैं आपको बता दूंगा हमारे सी, लिखता हूं मैं आपको, सी किसका है, एक बच गया हमारा बबल, इनसाइड बबल, बबल के अंदर की तरफ कैसे लगेगा, बबल का समझना थोड़ा सा, इमेजिन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है बबल को, लेकिन अपन बताते हैं। देखो भाई, बबल का इतना सा अंतर है बस
ये मैंने बबल को काटा हुआ है, ये बबल काटा हुआ है, इसमें मैंने आपको इस तरह से दिखाई हुई 2 लाइनें। बबल जो होता है 2 लाइन क्यों दिखाई? क्योंकि बबल के बाहर भी एयर है, अंदर भी एयर है। जो हमारी ड्रॉपलेट थी उसके बाहर तो एयर थी लेकिन अंदर पानी था। यहां पर इसलिए मैंने 2 लेयर दिखाई, एक तो ऊपर की लेयर जो ऊपर वाले एयर के कांटेक्ट में, एक नीचे की लेयर, जबकि एक ही लेयर है। देखो ये मेरा हाथ है, ये एक ही तो है, देखो इसके एक लेयर तो ये होगी, लेकिन हाथ के लेयर की बात करूं तो एक सरफेस तो ये हो गया सरफेस, एक सरफेस ये हो गया। तो इस तरह से हमारी बबल होती है। बबल का एक सरफेस जो ऊपर वाला है वो तो ऊपर वाली एयर के कांटेक्ट में है, नीचे वाला सरफेस नीचे वाली एयर के कांटेक्ट में है। तो अगर मैं इसको काट देता हूं यूं हाफ, उसी की तरह बॉल की तरह बबल को काट देते हैं तो आपको 2 सरफेस हो जाएंगे, एक तो टॉप सरफेस, एक बॉटम सरफेस। देखो आप, ये बॉटम सरफेस, ये टॉप सरफेस। तो टॉप सरफेस पर भी लग रहा है सरफेस टेंशन यूं बाहर की तरफ, ये बॉटम सरफेस है उस पर भी बाहर की तरफ लग रहा है। तो इस वाले केस में जो सरफेस टेंशन फोर्स लगेगा ना वो 2 लेयर पर लगेगा, अंदर की लेयर पर और बाहर की लेयर पर। तो इस पर जो हमारा सरफेस टेंशन, जो हमारा इस पर प्रेशर इंटेंसिटी होगी वो भी क्या हो जाएगी, जो बॉल थी मतलब जो हमारी ड्रॉपलेट थी जिसके अंदर पानी था उसकी तुलना में डबल हो जाएगी। डबल क्यों हो जाएगी? क्योंकि इस पर 2 सरफेस पर क्या लग रहा है हमारा सरफेस टेंशन, एक तो बाहर के सरफेस पर, एक अंदर के सरफेस पर। जबकि ड्रॉपलेट में केवल बाहर के सरफेस पर लगता है, ऊपर के सरफेस पे। और इसलिए इस वाले केस में जो हमारा प्रेशर इंटेंसिटी होती है डबल हो जाती है, क्योंकि इसमें 2 सरफेस पर सरफेस टेंशन लगती है। तो मैं इसलिए मैंने आपको ये डबल दिखाया है। तो देखो इसके ऊपर वाला सरफेस है ये, जिस पर मैंने ये ग्रीन एरो बना रहा हूं, ये तो ऊपर का सरफेस है, ठीक है, ये पूरा ऊपर का। अब मैं अंदर के सरफेस पर बनाता हूं, आपको बहुत कम दिखेगा लेकिन आप अंदर के सरफेस पर भी बना देंगे इस तरह से, ठीक है ना, अंदर के सरफेस से एरो को टच करते हुए। तो ये अंदर के सरफेस से एरो टच करते हुए मैंने बना दिया है दोनों ही सरफेस पर ये। तो ये तो है हमारा सिग्मा, सिग्मा लिख देंगे कंप्लीट पे। तो सिग्मा तो लगेगा इन दोनों पर, और सेंटर पर क्या लगेगा हमारा, पी तो हमारा फिक्स है भैया, ये तो जो लगता है ये हमारा सेंटर पर लगता है। इसका जो डायमीटर वही, रेडियस r है तो डायमीटर 2r हो गया। तो इस वाले केस में केवल कितना सा अंतर है कि जो सिग्मा लग रहा है वो 2 सरफेस पर लग रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम इसको 2 सिग्मा 2 से गुणा कर देंगे, 2 सिग्मा इंटू में 2 पाई r। 2 से गुणा क्यों किया है? क्योंकि भैया ये जो हमारा सरफेस टेंशन लग रहा था ना वो 2 सरफेस पर लग रहा है, एक तो इंटरनल सरफेस और एक एक्सटर्नल सरफेस। बात क्लियर है? बाकी प्रेशर तो वही एक क्रॉस सेक्शन एरिया पाई r स्क्वायर पर लगता है। तो हमारा ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 4 सिग्मा अपॉन r। 2 दूनी 4 हो गया ना। पिछले वाला क्या था हमारा 2 सिग्मा अपॉन r, तो ये क्या हो गया, दुगना हो गया। तो मेरे 3 चीज बन चुकी हैं। मैंने आपको इसीलिए इस सीक्वेंस में बताया, सबसे पहले मैंने आपको जेट के बारे में बताया क्योंकि जेट का क्या था, सिग्मा अपॉन r। फिर मैंने ड्रॉपलेट 2 सिग्मा अपॉन r, फिर मैंने बबल 4 सिग्मा अपॉन r। तो देखो ये इसका दुगना है, ये इसका दुगना है, ये इसका 4 गुना है। इसी क्रम में ध्यान रखना है, जेट, ड्रॉपलेट और बबल, ये ध्यान रखना है। बस इतनी सी चीज ध्यान रखनी है आपको। डी की टर्म में पूछे तो आप डी की टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो वहीं पर बैठ करके, और आपको रिलेशनशिप पूछे तो बता सकते हो कि बबल इसकी तुलना में कितना होता है, 4 गुना, बबल इसकी तुलना में 2 गुना, ड्रॉपलेट इसकी तुलना में हाफ, जेट इसकी तुलना में 1/4, 1/4। तो कुछ भी पूछे आप बता सकते हो। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। आपको केवल ये चीज याद रखनी है। कैसे आया मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको जो मैंने 3-4 लाइन छुड़वाई थी ना, जहां मुझे नोट लिखवाने थे, वो मैं नोट बताता हूं आपको। मैं इसे मिटा रहा हूं, वो मैं नोट लिखवाता हूं, आप वहां पर लिखेंगे। नोट कुछ नहीं है भाई, नोट ये है कि जो हमारे सरफेस टेंशन है ना उसकी वैल्यूज होती हैं कुछ, जो बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया था विस्कोसिटी की वैल्यू 0.1 पॉइज, ठीक है, 1 सेंटीपॉइज ये हमारी फिक्स है। ऐसे ही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इनकी जो वैल्यू है सरफेस टेंशन की, स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी होती है। 2 ही लिक्विड काम के होते हैं हमारे, एक तो होता है कौन सा वाला हमारा, एक तो है हमारा वाटर, दूसरा है मरकरी। तो नोट नंबर फर्स्ट अपन लिखेंगे, वहां पर जो मैंने जगह छुड़वाई है वो क्या है, सरफेस टेंशन ऑफ H2O, मतलब पानी की सरफेस टेंशन 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो होती है वो होती है 0.0736 न्यूटन पर मीटर। दूसरा सिग्मा ऑफ Hg, Hg का मतलब मरकरी,
मरकरी की कितने पर, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर 0.4944 न्यूटन पर मीटर। स्टैंडर्ड वैल्यू है ये वाली, ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पानी कितनी होती है 0.07, मोटा मोटा 0.07 होती है पानी की, और मरकरी की 0.04944 इसकी न्यूटन पर मीटर होती है। एक नोट और है कि जो हमारी सरफेस टेंशन होती है उसका आपसे पूछा जाए कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। टेम्परेचर के बढ़ने पर सरफेस टेंशन बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ने पर घटती है, क्या होता है? तो टेम्परेचर के बढ़ने पर सरफेस टेंशन हमारी घटती है। क्यों घटती है? टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तो कोहेसिव फोर्स कम होगा, कोहेसिव फोर्स कम होगा तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगी। कैसे समझोगे? मान लीजिए टेम्परेचर मेरा जो भी था, पहले सरफेस टेंशन मेरी इतनी थी, ठीक है, टेम्परेचर आपने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो सरफेस टेंशन आपकी ये देखो कम हो गई सरफेस टेंशन, और ज्यादा बढ़ा दिया ये होगी सरफेस टेंशन। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सरफेस टेंशन घटती है। क्यों? ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड के टूट जाने के कारण। तो मैं आपको इसमें लिखता हूं, टेम्परेचर बढ़ाने पर सरफेस टेंशन घटती है। क्यों घटती है? तो सिग्मा बोला जाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो घटेगी। क्यों? मैं साइड में लिख देता हूं, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड के टूटने के कारण। बात क्लियर है? ये होती है हमारी सरफेस टेंशन। तो अपन सरफेस टेंशन को कंप्लीट कवर कर चुके हैं, क्या होती है सारी चीजें बता चुका हूं आपको, कहां से क्वेश्चन बनता है ये बता दिया। इस यूनिट का जो इंट्रोडक्शन, हमारी जो यूनिट थी फर्स्ट प्रॉपर्टीज, उसका जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट प्रॉपर्टी है, वो है हमारी कैपिलरिटी। उसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में और उसको खत्म करेंगे। उसके बाद फिर हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। रिवीजन करते हैं।